हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। भारत में यूरोपियों का आगमन। अभी तक हमने हमने ये जाना कि 18वीं सदी में भारत में जो राज्य और समाज थे वो कैसा था। वो कौन से कारण थे जिसके कारण दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया, पतन हो गया उसका। और फिर वो कौन से कारण रहे कि हमारे देश की तरफ जो है यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ, वो आकर्षित हुई। तो कहीं ना कहीं भारत के जो व्यापारिक संबंध थे वो यूरोप के साथ बहुत पुराने थे। हम कह सकते हैं कि यूनानियों के जमाने के थे। और एशिया में जो व्यापार का जो अधिकांश भाग था वो अरब व्यापारियों और जहाजों के द्वारा चलाया जाता था, जहाजियों के द्वारा चलाया जाता था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 15वीं शताब्दी से जहाज और जहाज निर्माण और समुद्री यातायात भी होने लग गए थे। और बखूबी इसी चीज का जो मिसयूज किया, मतलब जो दुस्साहस करते थे वो पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे वही करते थे। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला कदम जो उठाया था वो पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया था। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि पुर्तगाल और स्पेन ने ही ये कदम उठाया? क्योंकि स्पेन का एक कोलंबस था, एक नाविक बोल सकते हैं आप। वो भारत की खोज में आया था लेकिन वो अमेरिका की खोज कर बैठा। तो ये 1494 की बात है। उसके बाद 1498 में जो है वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक का एक समुद्री मार्ग ढूंढ लिया। उसने ये भी खोज कर ली कि ये भारत है। वो घूमते 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 जो है कैप ऑफ गुड होप से होते हुए जो है वो अफ्रीका के सारे चक्कर लगाते लगाते जो है वो कालीकट या कलिंगकट बोल सकते हैं बंदरगाह में पहुंच गया। तो इससे उसे आइडिया लग गया कि जो है यहाँ से यूरोप से और भारत तक का आने का समुद्री मार्ग यही है। और एक दूसरी बात ये थी कि जो पश्चिमी के देश थे या जो व्यापारी थे वो भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड जो मसालों का द्वीप था उसमें कड़े इंतजाम करने लग गए, उसकी सुरक्षा करने लग गए। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि कोई इसे अपने नियंत्रण में ना कर दे, क्योंकि उस समय तुर्कों का आक्रमण जो है बहुत तेजी से हो रहा था। और फिर 16वीं शताब्दी में स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, उन्होंने जो है अपना एकाधिकार करना शुरू कर दिया व्यापार पे। अब जैसे जैसे एकाधिकार शुरू हुआ तो व्यापार में जो है डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, अंग्रेज हो गए, वो भी छा गए। अब उसके बाद 1650 में जो है यहाँ पर जो भी अफ्रीकी थे उनको गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज और जो आप बोल सकते हैं जो दक्षिण अमेरिका था उसमें बेचा जाता रहा। अब उसके बाद जो है यहाँ से जो है बागानों और खदानों की औपनिवेशिक जो पैदावार थी उनकी अदला बदली करने लग गए, ताकि जो है कि उनका जो सामान है उसे वो यूरोप में बेच सकें। अब इस तिकोने जो व्यापार था ना, ये तिकोने व्यापार करने का जो तरीका था इसमें उन्हें बेपनाह मुनाफा मिलता था। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता थी ना, जो श्रेष्ठता थी, वो हासिल की थी इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारियों ने। और धीरे धीरे जैसे जैसे 18वीं सदी और 19वीं सदी तक पहुंचते गए तो औद्योगिक क्रांति जो है बहुत, बोलते हैं कि अपने चरम सीमा पर आ गए। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ होने लग गया। व्यापारिक गतिविधियां जो है क्या है वो तेजी से होने लग गई।
और इसमें जो है भारत से लाई जाने वाली जो दौलत थी उसने काफी भूमिका निभाई। अब 16वीं सदी में तो यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू कर दिया। अब क्या है कि यूरोप के जो व्यापारी थे, जो सैनिक थे, वो एशियाई देशों के अंदर घुसने लग गए। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो अब हमें तो जो है इनको क्या है, अपने अधीन में लेना है। अब सिर्फ मकसद व्यापार करना नहीं है, इनको अधीन में लेना है। तो ये सब इसलिए भी हुआ क्योंकि मुनाफा ज्यादा मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जो ठीक है, यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। इसमें जो है सबसे अच्छा जो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाल थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अधिकार किया था भारत में वो पुर्तगालों ने ही किया था। तो भारत में पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दमन, दीव अपने व्यापारिक केंद्र खोल दिए। अब पुर्तगालियों ने शुरू से ही व्यापार के साथ शक्तियों का भी प्रयोग किया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ व्यापार नहीं, शक्तियों का भी यूज करना पड़ेगा, शक्तियों का भी उपयोग करना पड़ेगा। और जब उन्होंने शक्तियों का उपयोग किया तो इस काम में उन्होंने समुद्र पर राज करने वाले अपने हथियारबंद जहाजों की श्रेष्ठता से मदद ली। अब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम जो है शक्तियों का यूज करेंगे, लेकिन हम अपने हथियारबंद जो समुद्री हमारे मार्गों से आए हम उनसे ही इन पर राज करेंगे। और उन्होंने एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी। अब सबसे, हाँ, ये बात सबसे कॉमन है, ठीक है, कि भारत और एशिया में जो सैनिक शक्ति थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगाली सैनिक और जहाजी समुद्रों में उनकी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। उसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर सैन्य शक्ति भारत और एशिया में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुट्ठी भर पुर्तगाली जो है यहाँ पर उन पर अपना स्थापत्य या बोल सकते हैं कि आधिपत्य जमाने में क्या रहे, सक्षम रहे। इसका मेन कारण ये भी था, पहले तो हमारे जो समाज थे, जो 18वीं सदी से चलता हुआ समाज था, उनके बीच में आपने देखा कि एक एकता नहीं थी। एक अखंड भारत का सपना जो चाणक्य ने देखा था वो उसने पूरा भी किया, लेकिन उस अखंड भारत में कहीं ना कहीं बहुत सारे विभाजित समूह थे। तो उन विभाजित समूहों के कारण ही इन बाहर की विदेशी और व्यापारिक कंपनियों को मौका मिल गया कि वो भारत में क्या है, अपना व्यापार चला सके। और जब वो व्यापार चलाने लग गए तो उनकी मंशा ये हो गई कि अब तो राज करना है भाई, है ना। अब वो ये सोचने लग गए कि नहीं, अब तो ठीक है, अब तो ये राज करना है। ठीक है, तो इस संस्करण के माध्यम से, मैं जो आपको संस्करण बता रहा हूं ये बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत के इतिहास का संस्करण है। तो इस संस्करण के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो 1947 में आपको पता है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन गोवा गोवा को 1510 में अपने अधिकार में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने लिया, जो कि वहां का वाइसराय था। तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्री तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया। अब पुर्तगालियों ने जमकर जो है हमले शुरू करने कर दिए। समुद्री जहाजों के माध्यम से उन्होंने जो है अपना जो है कह सकते हैं कि युद्ध करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 हर चीज को क्या है वो अधीन में लेते रहे। अभी ये स्पाइस आइलैंड के बारे में पीछे यूरोप को जो है, उसकी पश्चिमी यूरोप को ये टेंशन हो रही थी कि कोई इसको अपने अधिकार में ना ले ले, तो पुर्तगालियों ने उस पर अपना अधिकार जमा दिया। उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया।
और अपना व्यापार और अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वो लगातार क्या है, लड़ते रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो लड़ाइयां लड़ते रहे। अब जब वो लड़ाइयां लड़ते रहे तो वो जीतेंगे। और कहीं ना कहीं वो क्या करते थे कि लड़ाइयों के साथ साथ में समुद्री डकैती और लूटपाट भी करते थे, वो इसमें भी पीछे नहीं रहे। भाई अगर वो अपने लिए संसाधन जुटाएंगे, उनके पास किसी संसाधन की कमी है या संसाधन को जुटाएंगे तो वो कैसे जुटाएंगे? यही एक उनके पास माध्यम था कि वो क्या कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं समुद्र में। किसी का सामान इधर से उधर जा रहा है, उसमें जो है लूटपाट कर दो। उनके बर्बर व्यवहार के बावजूद भारत में कुछ इलाकों पर उनका कब्जा लगभग एक सदी तक बना रहा, और इसका कारण यह था कि खुले समुद्र पर उनका राज चलता रहा। और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हमारे देश के जो राजा और प्रशासन, सॉरी, राजा और जो प्रशासक हुआ करते थे वो भी थे। तो उनके सैनिक और प्रशासक कड़े अनुशासन के पाबंद थे। अब उनके जो पुर्तगाली थे वो इतना जमकर जो है लड़ाइयाँ लड़ते थे, और उन्होंने जो है कई चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया था। तो कहीं ना कहीं उनका जो है सैनिक और प्रशासक जो थे वो बहुत कड़े थे। और चूंकि उस समय जो है दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, तो इसलिए मुगल की ताकतों का सामना उनको नहीं करना पड़ा। अब उत्तर भारत में तो मुगल थे ही, लेकिन दक्षिण भारत में मुगल थे ही नहीं। वहां पर तो चोर चेल और चालुक्य वंश थे। तो इसलिए भी जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि उनको जो है दक्षिण के रास्ते से, और कलिंगट जो बंदरगाह है ना, वो दक्षिण भारत में ही शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं उनको जो है कि वहां से घुसने का मौका मिल गया। अब उन्होंने ये सोचा कि हाँ ठीक है, अब तो जो है सिर्फ व्यापार नहीं होगा, राज भी किया जाएगा। तो ये एक कूटनीतिक थी। जैसी कूटनीतिक अंग्रेजों के द्वारा की गई, वैसे ही पुर्तगालियों ने भी की, वैसे ही डचों ने भी। इसके बाद डचों ने अपना अधिकार, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत हुड़दंग मचाई। उसके बाद जो है अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, उन्होंने भी जो है यहाँ पर खूब राज किया। तो ये सब जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इनसे एक ही बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज था, हमारी जो सभ्यताएं थी, उसकी कमजोरी की वजह से भी बाहर के जो विदेशी व्यापारी जो लोग थे उनको यहाँ पर आने का मौका मिला, वो भारत की ओर आकर्षित हुए। कहीं ना कहीं एक सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को जो है लूटने की मंशा हर किसी की थी, उसकी उस पर राज करने की मंशा हर किसी की थी। तो यही वो एक टाइम था जब यूरोपियन कंपनीज जो हैं भारत की ओर आकर्षित हुई थी। पुर्तगाल आकर्षित हुए, डच आकर्षित हुए, ये सारा आकर्षण है, क्योंकि हमारे देश में एक व्यापारिक गतिविधियां करने में उन्हें बहुत सरलतम चीजें थी। यहाँ पर से वस्त्रों, सूती वस्त्रों का आदान प्रदान होता था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, खाद्यान्न हो गए, बागान हो गए, उनका आदान प्रदान होता था। तो इस वजह से भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की ओर आकर्षित हुए। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार इस हिस्ट्री के इस सेशन को जरूर देखें, और मेरे द्वारा जो स्पष्ट की गई जो बातें हैं उनको समझने की कोशिश करें। और अगर लगे कि कोई त्रुटिपूर्ण बातें हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अपनी तैयारियों में लगे रहें, अपनी तैयारियों पर जोर दें, उन पर तैयारियों को करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।